जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को एमआरपी वाइज स्टॉक की एंट्री करनी है और साथ ही साथ ये देखना है कि अगर अपने परचेज आइटम के साथ साथ उसके एमआरपी को भी हम ऐड करना चाहें, इंटीग्रेट करना चाहें, तो हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि अगर एक आइटम का एमआरपी एक से अधिक है, मान लीजिए कि ये प्रोजेक्टर हमने खरीदा 1 महीने पहले तो उसका दाम था 30,000 रुपए, आज की डेट में हमने दोबारा परचेज किया, उसका दाम हो गया 32,000। पॉसिबल है कि नहीं। अगर कोई कंपनी ने नया स्टॉक बनाया तो एमआरपी जाहिर सी बात है चेंज करेगा। तो ऐसे केस में एक ही आइटम का एमआरपी एक से अधिक भी हो सकता है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से आइटम का एमआरपी कितना है, और उस एमआरपी के आधार पर अगर उसका परचेज प्राइस, सेल प्राइस, ये सब कन्फिगर करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये सब कुछ हमें आज की क्लास में सीखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एमआरपी वाइज स्टॉक के फीचर्स को इनेबल करना होगा। फीचर्स को इनेबल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा, फीचर्स ऑप्शन में जाना होगा, इन्वेंट्री में जाना होगा और एमआरपी वाइज स्टॉक डिटेल को यस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी कंपनी को, पुरानी कंपनी को क्लोज करेंगे, नई कंपनी को ओपन करेंगे जिसमें हमें एंट्री करनी है। यहाँ पे हमें यूजर नेम लगा देना है और अगेन यहाँ पर पासवर्ड लगा देना है। जैसे यूजर नेम पासवर्ड लगाएंगे हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, फीचर्स ऑप्शन में, यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है और यहाँ एमआरपी वाई डिटेल के ऑप्शन को करना है यस। ठीक, बाकी किसी को कोई चेंज नहीं करना और करना है ओके। ओके करने के बाद सेव। अगेन देखिए, हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स ऑप्शन में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है, एमआरपी के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके हमें सेव करना है और सेव करने के बाद फिर अगेन हमें जाना है परचेज वाउचर में और यहाँ से हम परचेज की एंट्री पास करेंगे। तो अपने केस में जो आइटम है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि आइटम हमारा, इस आइटम पे टैक्स कितना है। तो देखिए, हम यहाँ पर एमआरपी के केस में ये आइटम हमारा है, यहाँ पर हम डेटॉल सोप खरीद रहे हैं ओरिजिनल 125 ग्राम का, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं 200 पीस। 100 पीस ऐसा, इसकी एमआरपी है 50 रुपए, इसका प्राइस है 48 रुपीज। और 100 पीस ऐसा, इसका एमआरपी है 52 रुपए और इसका प्राइस है 50। ये दो आइटम परचेज कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इस आइटम को क्रिएट करना होगा और आइटम को क्रिएट करते समय एमआरपी का ऑप्शन वहां पे यस रखना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं टैक्स कितना है। अपने केस में जो टैक्स है वो है 18%। ठीक, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए लोकल 18%। पार्टी का नेम हमें सेलेक्ट कर लेना है, आरके ट्रेडर्स। नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे F3 से बनाना है। तो हमने जैसे F3 से क्रिएट ऑप्शन पर जाते हैं, ये हमारा डिटॉल सोप है ओरिजिनल 125 ग्राम का। ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेते हैं सोप का, यूनिट हो जाएगा ये, पीसेज है ना, पीसेज। अपने केस में यूनिट क्या है, हाँ पीसेज। और पीसेज यूनिट के साथ साथ हमें ये देखना है एमआरपी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर यस होना चाहिए। जैसे इसे हम वाई से यस करेंगे तुरंत ही हमारे पास सेव का विकल्प आ जाएगा, हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद तुरंत हमसे पूछेगा एमआरपी बताइए। हमने यहाँ एमआरपी भर दिया, कितना, पहले केस में एमआरपी कितना है 50, तो हम यहाँ एमआरपी भर देंगे 50 रुपए और क्वांटिटी भरेंगे 100 पीस और इसका रेट कितना है 48 रुपीज और ये 4800 रुपए का हमारा हो गया। सेम इसी आइटम को अगेन हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर एमआरपी पूछा जाएगा तो एमआरपी कितना होगा 52 रुपीज, इसकी क्वांटिटी 100 पीस और यहाँ पे प्राइस 50 रुपए। ये हो गया हमारा 50। तो टोटल कितना हो गया, 4800 का ये हो गया, 5000 का ये हो गया 9800 का। इस पर टैक्स लगा देंगे तो 11564 हो जाएगा ना। अब हमें इसे करना है यहाँ से सेव। जैसे हम यहाँ सेव करेंगे बिल नंबर पूछा जाएगा, जो भी बिल नंबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 ये सब आप यहाँ पे ओपन करिए और ओके बटन पे क्लिक करिए। ठीक है, ये बोला है बिल नंबर 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक बार बिल नंबर हम चेक कर लेते हैं, हमारे केस में बिल नंबर कितना है। अपने केस में बिल नंबर है 3, तो हमें यहाँ बिल नंबर कितना देना है 3। सेम बिल नंबर से सेम पार्टी से हम दोबारा परचेज नहीं कर सकते, इसलिए वो
तुरंत ट्रैक कर लेता है। इसको करके हम करेंगे सेव, कर दिया ओके। अब सपोज करो जब हम सेल करने जाएंगे, ठीक, हम मान लो किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, वो पार्टी हम कैश सेलेक्ट कर लिए, कैश सेलेक्ट करने के बाद हम आइटम का नेम सेलेक्ट कर लिए, तो तुरंत सेल करते समय हमें दोनों एमआरपी का स्टॉक दिखाई देगा। तो जिस स्टॉक को हम सेल कर रहे हैं हम यहाँ से उस स्टॉक को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बात समझ में आया ना? जिस स्टॉक को हम सेल करेंगे उस स्टॉक को हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एमआरपी 50 वाले का, ठीक, 50 पीस हम सेल कर रहे हैं और रेट भी हमने कितना रखा है 50 रुपए, तो 2500 रुपए का प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। जैसे अप्लाई टैक्स करेंगे, यहाँ से बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ध्यान दीजिए, और प्रिंट में प्रीव्यू चेक करेंगे तो हमें यहाँ एमआरपी कहीं पे शो नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है कि हमारा एमआरपी भी यहाँ पर शो होने लगे, हमारा एमआरपी यहाँ पर शो होने लगे। इसके लिए देखिए आपके नोट्स में लिखवा दिया हमने पहले ही, टू प्रिंट एमआरपी कॉलम ऑन सेल इनवाइस। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सेल इनवाइस पर एमआरपी का कॉलम भी प्रिंट होके आए, उसके लिए हमें जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग वाला, इस यहाँ जाना होगा। यहाँ जाने के बाद फिर हमें सेलेक्ट करना होगा सेल इनवाइस, और सेल इनवाइस पे जाने के बाद एक ऑप्शन आता है क्लिक ऑन सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड ऑन बॉडी टैग। हमें क्या करना है, सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे हमें एमआरपी के लिए 8 पिक्सल की जगह देनी है, बाकी चीजों को एडजस्ट कर देना है और एडजस्ट करने के बाद सेव कर देना है। इतना काम हमें करना है। तो चलिए हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ जाने के बाद ओके बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेल इनवाइस, यहाँ करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे जो है बॉडी है ना, बॉडी के भीतर दे रखा सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड, तो हम सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड बटन पे क्लिक किए। यहाँ देखिए आइटम एमआरपी को दे रखा है 0। बात समझ में आ रहा ना? यानी जो हमारा बिल बनेगा वहां पे एमआरपी का कोई कॉलम नहीं होगा। तो हमें यहाँ एमआरपी के कॉलम को यहाँ जगह देना है। देखो जो हमारा बिल होगा उसमें टोटल कॉलम की विड्थ कितनी है 136 पिक्सल। तो सपोज करो मान लो कि अगर ये हमारा बिल है, ये हमारा कोई इनवॉइस है, ये हमारा कोई बिल है, और इस बिल में हमारा ऑलरेडी कितने कॉलम है 4, ये देखो ये हमारे 4 कॉलम, ऑलरेडी हमारे बिल में 4 कॉलम दिए गए हैं। तो टोटल विड्थ कितनी है 136, उसकी टोटल विड्थ कितनी है 136, और कॉलम है हमारे 4, और हम चाहते हैं कि 5वां कॉलम भी आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर कॉलम से थोड़ी थोड़ी जगह निकालनी पड़ेगी, तभी तो बनेगा। तो अगर इसको हम चेंज करके 5 कॉलम का बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर कॉलम से थोड़ी थोड़ी जगह निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमारा 5वां कॉलम क्या होगा सेट होगा। अच्छा, जिस कॉलम के लिए ज्यादा जगह चाहिए वो आप ज्यादा जगह बना सकते हैं। जैसे नाम हमारा बड़ा होता है, आइटम का नाम क्या है बड़ा है तो उसकी स्पेस ज्यादा चाहिए, क्वांटिटी के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, रेट के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, टैक्स के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, सेशन कोड के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो टोटल कितना है, टोटल है 136, यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है 136। अब यहाँ पे मार्केट देखो कितना दे रखा है, हमारा दे रखा है 0, यानी मार्केट का कॉलम ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा टेक्निक सेट करना है कि यहाँ मार्केट कितना आ जाए 8, एक अच्छे कॉलम दे रहे हैं, ठीक है। अपने जरूरत के हिसाब से 6 या 8 तक कोई भी दे के हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर हमें लगेगा कि नहीं ये कम है तो हम उसको वापस भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बात समझ आ रहा ना? टोटल विड्थ हमें रखनी है 136, इस समय देखो कितना दे रखा है 136। बस हमें करना क्या है, हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा एमआरपी का कॉलम ही ऐड हो जाए और हमारे टोटल की कॉलम की विड्थ जो है 136 से ज्यादा ना हो। तो हमने क्या किया, इनपुट एमआरपी में स्पेस दे दिया 6 पिक्सल का, पहले 6 को हम देके ट्राई करते हैं, 6 कर दिया, और यहाँ पे कॉलम का नाम हो गया एमआरपी। अब ये 6 बढ़ गया, ये कितना हो गया 142। अब हमको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है, तो चलो आइटम के नेम को हमने 2 पिक्सल कम कर दिया, यहाँ कर दिया 25, ये जो एचएसएन कोड है इसको कर दिया 10, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा 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 एडजस्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ 10 के बजाय हमने कर दिया 9, कर दिया 9,
और यहाँ पे भी कर दिया एससी जीएसटी अमाउंट को भी कर दिया 9 और यहाँ पे भी कर दिया। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया कितना 136। इसे कर दिया हमने सेव, फिर यहाँ पे कर दिया हमने सेव। अब अगर किसी भी आइटम को प्रिंट करना हो तो ट्रांजेक्शन में जाना, सेल्स में जाइएगा, लिस्ट में आइएगा। एक बार हम एमआरपी वाले को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद अगर इस इनवाइस को हम दोबारा प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ एमआरपी का कॉलम हमको दिखने लगेगा। यहाँ एमआरपी का कॉलम आ गया ना। लेकिन अगर ध्यान दीजिए तो हमारा एमआरपी का कॉलम बहुत पतला बना दिया गया। देखिए बहुत पतला सा, इसकी विड्थ क्या है, बहुत कम है। थोड़ा सा अगर इसकी विड्थ हम बढ़ा दें तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। लेकिन वो विड्थ बढ़ाएंगे तो हम एडजस्ट कहाँ करेंगे, हम क्वांटिटी की विड्थ हमारी बहुत ज्यादा देंगे, इतनी जरूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी की विड्थ को थोड़ा सा कम कर देंगे और एमआरपी की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो देखने में इनवाइस क्या होगा, अच्छा लगेगा। चलिए वापस चलते हैं हम लोग। क्वांटिटी को थोड़ा सा घटाना है, एमआरपी को थोड़ा सा बढ़ा देना, यही इतना काम हमको करना है। तो चलिए हम यहाँ से आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद हम चले जाते हैं इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में, और यहाँ आने के बाद सेल इनवाइस। इसी तरह जो भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है उस सब हम यहाँ से इनेबल कर लेंगे। जैसे हम चाहते हैं अल्टरनेट क्वांटिटी भी हमारी प्रिंट हो तो यहाँ पे हम अल्टरनेट क्वांटिटी को भी यस कर देंगे, इसका कोई विथ सेट कर देंगे। पैकिंग क्वांटिटी चाहते हैं तो उसको भी यस कर देंगे। कन्वर्जन फैक्टर चाहते हैं तो यस कर देंगे। एमआरपी के लिए हमने ऑलरेडी यस कर रखा है, एमआरपी थोड़ा सा बढ़ाना है, 6 से बढ़ा के हमने कर दिया यहाँ पर 8। और हमें घटाना किसका है, क्वांटिटी को ना। तो क्वांटिटी को 8 से घटा के हमने कर दिया 6, और इसको हमने कर दिया ओके, यहाँ पे कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम दोबारा आते हैं, अगेन हम यहाँ से प्रिंट करते हैं। ठीक, प्रिंट करने के बाद सेल इनवाइस पे जाते हैं और यहाँ से प्रीव्यू चेक करते हैं। तो अब देखो, अब एमआरपी के कॉलम की भी थोड़ी सी हमारी बढ़ गई, क्वांटिटी की थोड़ी सी कम। तो अब हमारे एमआरपी का कॉलम भी हमारे सामने क्या है, आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया एमआरपी के कॉलम को हम इनवाइस पर प्रिंट कैसे करेंगे। एमआरपी के कॉलम को इनवाइस पर प्रिंट कैसे करेंगे, उसके लिए सेटअप था। आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड को जाके ओके कर देना है, सेल इनवाइस को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ सेल कॉन्फ़िगर्ड पे जाना है, 3 डॉट से इस पे करना है क्लिक, और एमआरपी के कॉलम को हम कोई ना कोई एक विथ दे देंगे, निर्धारित कर देंगे। और निर्धारित करने के बाद हम इसको कर देंगे ओके। और ऐसा एडजस्ट करना है कि टोटल कॉलम की विथ कितनी हो, 136, और इसे हमें कर देना है ओके, और यहाँ से कर देना है सेव। हो जाएगा। अब इससे संबंधित जो रिपोर्ट्स हमारी है हम उसको एक बार चेक कर ले रहे हैं। रिपोर्ट देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ एमआरपी वाइज रिपोर्ट है। अब सबसे पहले पूछ रहा है एमआरपी क्लोजिंग स्टॉक। एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ बैलेंस वाली डिटेल, दो चीज पूछा जा रहा है, हम डिटेल को आपसे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पूछ रहा है वन आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। सारे आइटम का देखना है तो एक बार हम सारा आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। तो देखो ये बता रहा है कि हमारे पास डिटेल्स ऑफ ओरिजिनल एक आइटम है जिसकी एमआरपी है 50, और ओपनिंग है इसमें कुछ नहीं है, यानी लास्ट ईयर का कुछ भी नहीं है। करंट ईयर में हमने 100 पीस खरीदा था, 50 पीस सेल हो गया, 50 बचा हुआ। फिर इसी आइटम का एक एमआरपी और हमारे पास है 52, और यहाँ पे हमने 100 पीस खरीदा था, लेकिन हमारा इसमें से कोई पीस सेल नहीं हुआ है, और अभी 100 पीस हमारे स्टॉक में बचा हुआ। बस में आ रहा ना? तो ये हमारा एमआरपी वाइज स्टॉक का हिस्ट्री दिखाएगा कि किस एमआरपी का कितना स्टॉक हमने खरीदा था, कितना सेल हुआ और कितना बचा हुआ, पूरा ये दिखाएगा। चलिए एक रिपोर्ट और है इसमें, एमआरपी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग में हमारे पास कोई एमआरपी का स्टॉक था नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी आइटम हमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लें आल, और आल करके अगर हम ओके करेंगे, चूंकि ओपनिंग में कोई नहीं था इसलिए ओपनिंग में हमारे यहाँ पर कोई आइटम दिखाई नहीं देगा। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का। अब एमआरपी वाइज स्टॉक लेजर, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और आइटम का नेम हम सेलेक्ट करें, और यहाँ पे हम कर दें एमआरपी डाल दें कितना, 50, तो केवल 50 की एमआरपी वाला स्टॉक हमको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो जो आइटम हमारा जिसकी एमआरपी है 50 रुपए,
उसको हमने 100 पीस खरीदा था आरके ट्रेडर से, 50 सेल कर दिया, 50 बैलेंस हमारे पास बचा है। बात समझ में आ रहा ना? अगर हम एमआरपी यहाँ भर देंगे 52, तो ये 52 की एमआरपी वाला स्टॉक हमको दिखाने लगेगा। इस आइटम का 52 की एमआरपी वाला स्टॉक कितना है हमारे पास? 100 पीस, क्योंकि 100 खरीदा था, सेल अभी हुआ नहीं, तो बैलेंस हमारा क्या है? बचा हुआ है पूरा। अगर हम यहीं पे 51 भर देंगे तो क्या दिखेगा? बताइए। हाँ, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस आइटम का 51 एमआरपी का कोई स्टॉक ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास 50 एमआरपी वाला और 52 एमआरपी वाला है, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रहा ना? इस तरीके से हम रिपोर्ट्स भी चेक कर लेंगे। अब इसमें जो कंफ्यूजन हो, जो आप लोगों को दिक्कत हो, आप पूछ लीजिए, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो। हम लोग को सीखना है पहले बैच वाइज स्टॉक एंट्री। पहले समझिए बैच होता क्या है। बैच का मतलब था ग्रुप, लॉट। जहां पर एक ही जैसी चीजें ढेर सारी, उसको बोलते हैं बैच। जैसे अगर कंपनी मान लो ये मार्कर पेन बना रही है, तो एक साथ एक पेन तो बनाएगी नहीं, एक साथ हजारों पेन ऐसे बनाती है। ठीक है, तो अब उन उन सारे पेन को एक साथ अगर ग्रुप में रखना हो तो उसे बोला जाता है बैच। जैसे अपने कोचिंग में देखिए, एक जैसे सब्जेक्ट को एक बैच बनाया जाता है और बैच में एक साथ पढ़ाया जाता है। अगर बैच ना बनाया था तो कितनी दिक्कत होती है कि नहीं? हर बच्चे को इंडिविजुअल ट्रेनिंग देना होता, संभव ही नहीं था आज के समय में। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे प्रोडक्ट जिनका एक सेल्फ लाइफ है, उनको हम बैच में रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उस पे हमें आइटम के साथ साथ हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी टैग करना पड़ता है और डेट ऑफ एक्सपायरी को भी लिखना पड़ता है। जैसे खाने पीने की जो चीजें हैं, क्योंकि खाने पीने का जो आइटम होता है उसकी एक लाइफ है ना। 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा, 6 महीने चलेगा, उसकी एक लाइफ। दवाओं की चीजों में देखिए, हर दवा का एक डेट होता है कि इस डेट में वो एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, जो पेरिसेबल गुड्स हैं, यानी जो उपयोग वाली चीजें हैं, जिनको हम लोग खाते पीते हैं, वो सबका एक लाइफ होता है। और उस पर हमें एक बैच देखना होता है कि प्रोडक्ट हमारा कब मैन्युफैक्चर हुआ है और कब एक्सपायर हुआ है। क्योंकि ऐसे चीजों में सावधानी हमें ये रखनी होती है एज ए बिजनेस, कि किसी एक्सपायर हुई चीज को हम सेल ना करें। और साथ ही साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि जो प्रोडक्ट हमारे जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं, उनको पहले ही सेल कर दिया जाए। ऐसा करना पड़ता है कि नहीं? हमें ये देखना होता है कि अगर जनवरी का टाइम चल रहा है, तो जनवरी के लास्ट तक हमारे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं, उनको हम पहले ही सेल कर दें। क्योंकि अगर वो एक्सपायर हो गया और हम उसको नहीं सेल कर पाए, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का लॉस होता है, बिजनेस का नुकसान होता है। तो हमें दो चीज देखनी होती है कि जो नियर फ्यूचर में जो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले हैं, उनकी सेल हम टाइम से कर दें, और किसी एक्सपायर चीज को सेल ना करें। जो एक्सपायर हो चुका है उसे सेल ना करें। समझ में आया? तो इन सबको मैनेज करने के लिए हम बैच वाइज फीचर का इस्तेमाल करते हैं। देखो दे रखा है, इफ यू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक आइटम इन लॉट्स, यानी अगर आप किसी इन्वेंट्री या स्टॉक आइटम को लॉट्स में मेंटेन करना चाहते हैं, यू कैन स्टोर देम यूजिंग द बैच फीचर इन बिजी। तो हम बैच फीचर का इस्तेमाल करके उनको स्टोर कर सकते हैं। बैच हेल्प इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक आइटम विथ लिमिटेड सेल्फ लाइफ आर पेरिसेबल गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जिनका एक लिमिटेड सेल्फ लाइफ है, उनके बेटर मैनेज करने के लिए बैच एक हमारे पास बेहतर विकल्प है। इन बिजी यू कैन क्रिएट ए बैच ऑन एन फ्लाई बाई ओनली स्पेसिफाइंग ए बैच नेम। हम केवल बैच नेम देकर कोई भी प्रोडक्ट का बैच बना सकते हैं। यू कैन असाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स, हम बैच को मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दे सकते हैं और एक्सपायरी डेट भी दे सकते हैं। एंड एलोकेट द स्टॉक आइटम टू वन आर मोर बैचेज, हम किसी भी स्टॉक आइटम को एक से अधिक बैचेज में एलोकेट भी कर सकते हैं। एज पर योर बिजनेस नीड, अपने बिजनेस में जरूरत के हिसाब से, बिजनेस की नीड के हिसाब से। विद बैचेज यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक आइटम बाय रिफरिंग टू द बैच डिटेल एट द गिवन टाइम, यानी बैच का इस्तेमाल करके स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बैच नेम। अब इस फीचर को इनेबल कैसे करेंगे? बाकी फीचर्स की तरह हमें अगेन जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स ऑप्शन में, यहाँ पे इन्वेंट्री पे जाना होगा और बैच वाले ऑप्शन को करना होगा यस। यस करने के बाद ही हमसे पूछा जाएगा बैच का मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसा रखना है। आप यहाँ पे मंथ वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए।
एक्सपायरी डेट कैसा कर रखना है, मंथ वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर है अलाउ इशूइंग एक्सपायर्ड बैच, क्या एक्सपायर्ड बैच को इशू करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, डोंट अलाउ कर दीजिए। वार्निंग टू बी सोन, कितने दिन पहले आपको वार्निंग शो हो, तो आप यहाँ पे 30 दिन का टाइम दे देंगे। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट 30 दिन के अंदर एक्सपायर होने वाला होगा, उसकी वार्निंग आपको ऑलरेडी क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें कर देना है सेव, और अगेन आके कर देना है सेव। उसके बाद हम परचेज में जाएंगे। परचेज में जाने के बाद हमें यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर लेना है, पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हम एक आइटम बना रहे हैं, और हमारा जो आइटम हमारे केस में है वो है लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर, और इसका जो बैच नंबर है वो है 7845। तो हम लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइजर खरीद रहे हैं 55 ml का, इसका बैच नंबर है 7845। हमने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद F3 बटन से हम इसको करेंगे क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये हमारा एक आइटम है लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर 55 ml का। ठीक, इसका ग्रुप नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे सैनिटाइजर। ठीक, यूनिट हो जाएगा इसका पीसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बैच वाला ऑप्शन है इसे हमें यस करना जरूरी है, तो हम यहाँ वाई प्रेस करके यस करेंगे। पूछ रहा है एक्सपायर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेट रिक्वायर्ड, हमने बोला बोथ, हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायर्ड दोनों डेट की जरूरत है। फिर पूछा जा रहा है एक्सपायरी मंथ, कितने महीनों में एक्सपायर हो रहा है, तो हमने डाल दिया यहाँ पर, मान लेते हैं कि यह 6 मंथ में एक्सपायर हो रहा है, तो हमने डेट यहाँ डाल दिया 6 मंथ, और ऑटोमेटिक हमने इसको कर दिया सेव। हम यहाँ से इसको कर दिए सेव। क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं, अपने केस में देखिए, हमारे केस में जो क्वांटिटी है वो है 100 पीस, और जिसका एमआरपी है 30 रुपए और प्राइस है 28 रुपए। तो हमने यहाँ भर दिया 100 पीस। ठीक, बैच नंबर पूछा जाएगा, बैच नंबर हम यहाँ भर देंगे 7845। ठीक, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया अप्रैल का, और एक्सपायरी डेट क्या है, सितंबर का। भाई अप्रैल से 6 महीने आगे बढ़ा चल जाएगा, अप्रैल से 6 मंथ आगे चला जाएगा। ठीक है, और इसको हमने कर दिया यहाँ से ओके। यहाँ रेट पूछा जा रहा है, रेट कितना है 28 रुपए, और इसको हमने कर दिया इंटर, ये हो गया 2800 का। इस पे लगा दिया टैक्स, और यहाँ से कर दिया इसे सेव। सेव करते समय बिल नंबर पूछा जा रहा है, और यहाँ पे बिल नंबर हम भर देंगे कितना 4, ये हमारा बिल नंबर। ठीक है, इसको हमने कर दिया ओके, और इसको हमने कर दिया सेव। देखो क्या फायदा मिला। अब एक परचेज की एंट्री हम और कर रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग के नोट्स में एक ही दिया, लेकिन हम 2 परचेज करके कंपेयर करने के लिए दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए, हमने एक परचेज की एंट्री और किया। ठीक है, ये भी परचेज किससे किया, सेम पार्टी आरके ट्रेडर से, और यहाँ भी वही सेम आइटम परचेज किया, लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर, इसका भी हमने 100 पीस खरीदा। ठीक है, इसका बैच हमने डाल दिया 7840, इसकी क्वांटिटी 100 पीस, और मान लेते इसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले की हुई है। बात समझ आ रहा है, मान लेते इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारा दिसंबर 2022 की हुई, तो दिसंबर 22 से ये खत्म कब होगा, मई में। ठीक है, या और थोड़ा सा पहले कर दे रहे हैं, हम इसको कर दे रहे हैं दिसंबर 22 से पहले नवंबर 22। तो नवंबर में प्रोडक्ट बनेगा, 6 महीना इसका एक्सपायरी डेट है, 6 महीने में क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इसको हमने कर दिया सेव। अब सेव करने के बाद हमें यहाँ पे प्राइस भरना है, हमने प्राइस डाल दिया 28 रुपए, और हमने इसको कर दिया अभी अप्लाई टैक्स, और इसको कर दिया सेव। बिल नंबर हमने मान लिया कि बिल नंबर हमारा 5, और इसको हमने कर लिया ओके 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 एंड सेव। तो हमने एक ही आइटम 2 अलग अलग बैचेज में परचेज किए हैं, जिनका मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग अलग है और एक्सपायरी डेट अलग अलग है। अब सेल करते समय हमें क्या चीज ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। जैसे हम यहाँ आएंगे ऐड सेल्स पर, और ऐड सेल्स पर आने के बाद हम यहाँ पे 1 अप्रैल में इसको सेल कर रहे हैं। पार्टी का नेम हमने ले लिया कैश, नेम ऑफ आइटम ले लिया लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर, क्वांटिटी हमने भर दिया 50 पीस। जैसे हम यहाँ यस करेंगे तो ये हमें देखो दिखाएगा, क्या दिखा रहा है
कि हमारे पास दो अलग अलग बैच का प्रोडक्ट है। एक बैच हमारा अप्रैल में खत्म होने वाला है और दूसरा बैच सितंबर में। बात समझ आया? तो जो बैच नियरेस्ट खत्म होने वाला है, जो बैच नियरेस्ट यानी जल्दी में खत्म होने वाला है, हम उसको पहले सेल करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको सेल नहीं किया तो बैच एक्सपायर हो जाएगा। अगर वो बैच हमारा एक्सपायर हो गया तो हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे, स्टॉक हमारा डेड हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जो आइटम हमारा जल्दी खत्म होने वाला है उसको हम पहले सेल करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? पहली चीज तो अलग अलग बैच में रखने से ही फायदा मिलता है हमें कि सेल करते समय हमको सारे बैचेस दिखेंगे, सबकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखेगी और सबकी एक्सपायरी डेट दिखेगी। भाई अगर ये जो है मान लो कोई खाने पीने की चीज है और ये मई में खत्म होने वाला है, हमें पता है कि मई में एक्सपायर हो जाएगा, हम कोशिश ये करेंगे ना कि अप्रैल में सेल हो जाइए, यही तो हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि अगर अप्रैल में सेल नहीं किए, मई में खत्म हो जाए, खत्म होने बाद इसको हम सेल नहीं कर सकते। तो हमने सपोज किया 78-40 नंबर का बैच ले लिया। अब ये देखो दिखा रहा है कि बैच नंबर 7840 एड सीरियल नंबर 1 विल बी एक्सपायर्ड 30/4। 29 दिन अभी इसका बचा हुआ है। देखो ये हमको वार्निंग दे रहा है, तो हमने बोला था ना कि एक्सपायर होने की 30 दिन पहले वार्निंग दे दे। तो इस तरीके से हमको वार्निंग यहाँ पे दिखाएगा। हम कर लेंगे इसको ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हम रेट भर देंगे। मान लो इसका रेट है 30 रुपए, तो ये 1500 का हो जाएगा और इसको हम करेंगे सेल। सेल करने के बाद इसको करेंगे हम सेव और इसको हम कर देंगे यस और इसको हम कर देंगे हम ओके। अब प्रिंट सेल इनवाइस पे जाएंगे और प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ बैच हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है बताइए? क्योंकि हमने इस फीचर को इनेबल यहाँ पे नहीं कर रखा प्रिंटिंग वाले में। कैसे होगा? कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में जाना है, स्टैंडर्ड में जाना है, सेल इनवाइस पे जाना है और यहाँ सबसे नीचे बैच वाले ऑप्शन को करना है यस। यहाँ पर जहां कल सीरियल वाला यस किया था हमने, उसी के बगल में बैच वाला भी दे रखा है, इसे भी हम ये करेंगे यस और यस करके हम यहाँ से करेंगे सेव। अब अगर हम कोई भी सेल करें, जैसे मान लो हम ट्रांजेक्शन में गए, हम सेल में गए, ऐड पर गए और हमने एक सेल और कर दिया, वो भी सेल किया कैश में ना। आइटम सेलेक्ट कर लिया अपना, क्वांटिटी भर दिया 50 पीस, ठीक है। बैच सेलेक्ट कर लिया, इस बार बैच हमने सेलेक्ट किया कौन सा 7845 वाला और रेट हमने भर दिया 30 रुपए का। 1500 का अगेन हमने सेल किया। अप्लाई टैक्स पे जाएंगे और हमने इसको कर दिया सेव ओके प्रिंट। इस बार अगर हम प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ बैच नंबर भी हमको दिखाई देगा। बात समझ में आया? तो बैच को हमें इनेबल कहाँ से करना समझ में आ गया ना। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स है। अगर हम डिस्प्ले में जाएं और डिस्प्ले में जाने के बाद बैच में जाएं तो यहाँ ये दिख रहा है बैच वाइज स्टॉक, और जैसे बैच वाइज स्टॉक पे क्लिक करेंगे यहाँ पूछा जाएगा वन आइटम। आइटम ना सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा आइटम है लाइव बॉय हैंड सैनिटाइजर। इसके सारे बैचेज अगर हम देखना चाहते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको बताएगा कि हमारे पास 7840 नंबर का बैच है, 7840 का, जिसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था हमारा नवंबर में, एक्सपायर हो रहा है अप्रैल में। इसको हमने परचेज किया था 100 पीस, 50 सेल कर दिया और 50 का बैलेंस दिखा है। और एक बैच हमारे पास 7845 नंबर का है जो अप्रैल 23 की मैन्युफैक्चरिंग है, सितंबर में एक्सपायर होने वाला है। इसका भी 100 पीस हमने खरीदा था, 50 सेल हो गया, 50 बचा हुआ। तो बैच वाइज स्टॉक की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, किस बैच नंबर का आइटम हमारा कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, हमने कब परचेज किया, कब सेल किया और कितना बचा हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से जो स्टॉक हमारा पहले एक्सपायर होने वाला है उसको हम पहले सेल करेंगे। दूसरा, एक्सपायरिंग बैचेज, अगर यहाँ पे हम जाएं और वन आइटम में जाएं और यहाँ पूछ रहा टिल डेट, और डेट पे हमने सेलेक्ट कर लिया 1 मई और इसको हमने कर दिया ओके। तो देखो 1 मई में हमारा 7840 वाला एक्सपायर हो रहा है, दिख रहा है ना। तो ये बैच कौन सा है? ये बैच हमारा जो नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग हुआ था और अप्रैल में एक्सपायर हो गया। तो जो बैच हमारे एक्सपायर हो चुके हैं वो हमारा यहाँ पर एक्सपायर्ड में दिखाएगा। इसका 100 पीस हमने खरीदा था, 50 सेल कर पाए, 50 नहीं सेल पाए, 50 हमारा क्या हो गया? एक्सपायर्ड हो गया। तो एक्सपायर्ड होने वाली चीज भी हमारा अलग फिल्टर होके आ जाएगा। तीसरा, बैच रेफरेंस से भी अगर हम सर्च करना चाहें तो हम यहाँ बैच रेफरेंस से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। हमने भरा यहाँ पर 7840
और कर दिया ओके। अब देखो 7840 वाला बैच हमने 1 अप्रैल को खरीदा था आरके से, दिखा रहा है। 1 अप्रैल को सेल किया कैश में, वो भी यहाँ दिखा रहा है। तो इस बैच की पूरी हिस्ट्री दिखा रहा है। इस पर्टिकुलर बैच को हमने कब खरीदा, किससे खरीदा, कब सेल किया, किसको सेल किया, और कितना पीस अभी हमारा बचा हुआ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और उसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। तो बैच में बस हमें 2 चीजों को ध्यान देना होता है कि एक्सपायर्ड चीजों को सेल नहीं करना है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो चीजें नियरेस्ट एक्सपायर होने वाली है उसे पहले सेल करना। बात समझ आ रहा है ना, इसीलिए बैच वाले फीचर का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।